बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 चैप्टर मुकम्मल कर लिए हैं क्लास 10th के, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12। ठीक है, इनके कंप्लीट लेक्चर जो है वो अब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और इन तमाम चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल तो वैसे मैंने पूरी बुक के ही मुकम्मल किए हुए हैं, तो न्यूमेरिकल्स का जो लिंक है वो भी, और जो इस पहले 3 चैप्टर के तमाम लेक्चर्स का जो लिंक है वो भी मैंने आपको जब वो नीचे बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपने कोई न्यूमेरिकल्स देखने हैं या अगर आपने कोई लेक्चर जब वो सुनना है, तो आप जब वो नीचे बॉक्स में जाएँ और अपने पसंदीदा लेक्चर्स को ओपन करें और उसको जब वो आप देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है, इन तीनों चैप्टर्स की बेटा आज हम मुकम्मल करने वाले हैं एमसीक्यूज़। ठीक है? तो बच्चों की ख्वाहिश थी कि एमसीक्यूज़ भी जब वो साथ मुकम्मल कर दिए जाएँ, तो हम आज इस वीडियो में इन तीनों चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं बच्चों, वो मुकम्मल करेंगे। एक्सरसाइज़ के एमसीक्यूज़ आपने बड़े अच्छे से तैयार करके जाने हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैक्सिमम एमसीक्यूज़ होते हैं, तकरीबन 50 टू 60% एमसीक्यूज़ बेटा वो आपके एक्सरसाइज़ में से ही आ जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए आप इन तमाम एमसीक्यूज़ को अच्छे से समझ लें, कॉन्सेप्ट के साथ समझ लें, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको आसान लगेंगे और आपको जल्दी आ भी जाएँगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 10 से, जो कि हमारा है एसएचएम एंड वेव्स। तो अपनी बुक अपने सामने रख लें। ठीक है? पहला जो एमसीक्यूज़ है, उसकी स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहता है कि आप इनमें से कौन सी एग्जांपल जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पहली हमारे पास है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। अब इसमें 4 एग्जांपल आपको दिए हैं, बताना ये कि इन चारों में से कौन सी एसएचएम है। ठीक है? अगर आपको याद हो, हमने इस चैप्टर के अंदर 3 एग्जांपल पढ़ी थी एसएचएम की, जिसमें स्प्रिंग मैच सिस्टम था, बॉल एंड बाउल सिस्टम था और सिंपल पेंडुलम था। तो अगर हम इन एग्जांपल को देखें तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो ठीक होगा। सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो एसएचएम होता है। बाकी जो आगे 3 एग्जांपल दी गई हैं, जिसमें सीलिंग फैन की मोशन है, अर्थ की मोशन है और बाउंसिंग बॉल की मोशन है, ये तीनों एसएचएम नहीं है। ठीक है? अर्थ का मोशन और आपका जो सीलिंग फैन है, इसकी रोटेटरी मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, वाइब्रेटरी मोशन नहीं होती। ठीक है? और जो चौथा आपके पास ऑप्शन था बाउंसिंग बॉल। अब बाद बच्चों को लगता है कि शायद जो बॉल है वो ऐसे ऐसे बाउंस हो रहा है, बार बार नीचे गिरता है फिर उठता है, नीचे गिरता है फिर उठता है, तो ये भी मोशन एसएचएम हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मोशन होती है बाउंसिंग बॉल की, जैसे मिसाल के तौर पर, क्योंकि एसएचएम की जो हमारे पास शर्त है वो क्या होती है कि एसएचएम के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो एक तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा किस तरफ रहती है, मेन पोजीशन की तरफ रहती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जो बाउंसिंग बॉल है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है? क्यों नहीं सेटिस्फाई करता है? कि जैसे एक बॉल, अगर हम फर्ज करें कि ये ऐसे बॉल है, ये ऐसे नीचे आ रहा है और नीचे आ रहा है, ये इसकी एक पोजीशन है, फिर ये नीचे आके गिरता है, ये इसकी एक पोजीशन है। ठीक है? और ये हमारे पास जो है वो सरफेस है। अब फर्ज करें अगर ये इसकी हम मेन पोजीशन मान भी लें। ठीक है? अब अगर ये बॉल ऐसे नीचे आ रहा है, तो जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ होना चाहिए, मेन पॉइंट की तरफ होना चाहिए। तो यस होता है। वो कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है? अब जब ये मेन पोजीशन से इधर मूव कर रहा होता है, इधर, तो अब जो है वो जी की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए? तो जी की डायरेक्शन अब होनी चाहिए मेन पॉइंट की तरफ होनी चाहिए, तो मतलब ऐसे होनी चाहिए जी की डायरेक्शन। ठीक है? लेकिन क्या होता है कि जो जी की जो डायरेक्शन है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, वो हमेशा किस तरफ होती है? डाउनवर्ड होती है। मतलब कि ऑब्जेक्ट जब वो अगर मेन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो जी की डायरेक्शन ऐसे ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है कि वो डायरेक्शन हमेशा ऐसे होती है। अब अगर ये बाउंस होकर जब ये वापस ऊपर जा रहा होता है, तो जी की जो डायरेक्शन है वो भी किधर होनी चाहिए? ऊपर की तरफ होनी चाहिए। लेकिन फिर से हम क्या देखते हैं कि जो जी है वो किस तरफ एक्ट कर रहा होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है। यानी कि पूरी इस मोशन के दौरान जो जी है वो हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है, मेन की तरफ उसकी डायरेक्शन होती ही नहीं है। मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। जो एसएचएम की जो रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी थी, कंडीशन हमने पढ़ी थी, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। जिस तरह से जो बाउंसिंग बॉल है उसकी जो मोशन है वो एसएचएम नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम्स मोशन विल। कहता है जी हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम हम जानते हैं कि हम एक रस्सी के साथ रस्सी को एक स्पोर्ट के साथ बांधकर अगर उसके साथ एक ऑब्जेक्ट को ऐसे लटका दें तो ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं, जो भी हम रस्सी के साथ उसको सस्पेंड करते हैं। अब सवाल ये कि उसका जो मैस है वो हमने क्या कर दिया है? मैस को हमने 3 टाइम्स बढ़ा दिया है। ठीक हो गया? तो क्या उसका जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन में है जी, बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, उसका टाइम पीरियड है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, रिमेन द सेम, वही रहेगा। बी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 गुना कम हो जाएगा। बी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, उसका टाइम पीरियड 4 गुना कम हो जाएगा। क्या ऑप्शन है? तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इक्वल्स टू 2 पाई एल ओवर जी। तो अगर आप टाइम पीरियड को देखें तो टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है। अगर हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा। इसके अलावा आप उस ऑब्जेक्ट का मैस चेंज कर दें, उसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो चेंज कर दें, तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला।
ठीक है। तो उसका मतलब कि अगर आप उसको उसके बॉब का जो मैस है वो 3 टाइम बढ़ा दें, 2 टाइम बढ़ा दें, 4 गुना कर दें, उसका जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो इसका ऑप्शन क्या होगा फिर, रिमेन्स द सेम। ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनमें से वो कौन सी डिवाइस है जो कि दोनों तरह की वेव्स को जनरेट करती है, ट्रांसवर्स भी जनरेट करती है और लॉन्गिट्यूडनल भी जनरेट करती है। ऑप्शन में आपके पास एक स्ट्रिंग है, रिपल टैंक है, हेलिकल स्प्रिंग है, दैट इज स्लिंकी स्प्रिंग, ट्यूनिंग फोर्क। तो अगर आप देखें तो इन चारों एग्जाम्पल में जो हमारे पास स्लिंकी स्प्रिंग होता है, ठीक है, स्लिंकी स्प्रिंग जो होता है, आपकी बुक में डायग्राम भी बनी हुई है, तो स्लिंकी जो स्प्रिंग होता है उसकी मदद से हम जो है वो दोनों तरह की जो वेव्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे पीछे मूव करवाएंगे तो ये कौन सी वेव बन जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव बन जाएगी। और अगर इसी से स्लिंकी स्प्रिंग को जो कि स्पोर्ट से बंधा हुआ है, हम इसको जब वो क्या करते हैं ऊपर नीचे मूव करवाते हैं तो क्या होगा, इस तरह की जो वेव बनेगी वो क्या होगी, जिसमें क्रस्ट और ट्रफ आता है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। तो स्लिंकी स्प्रिंग की मदद से हम दोनों तरह की जो वेव है बेटा वो जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिवाइस होती है जिससे हम दोनों तरह की वेव को जनरेट करवाया जा सकता है। तो लिहाजा हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी, वेव्स ट्रांसफर। वेव क्या ट्रांसफर करती हैं, एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ को, वेलोसिटी को। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, ये तो उसकी जब वो वेव के या वो पार्ट्स कहलाते हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वेव एक्चुअली में ट्रांसफर क्या करती है, जब हम उसको ऑसिलेट करते हैं, अपने रस्सी को हमने पकड़ा हुआ है और मैं अपने हाथ से ऐसे उसको ऑसिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे हाथ की जो मस्कुलर एनर्जी है वो उस रस्सी में वेव की शक्ल में क्या कर रही है, आगे ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था लेक्चर के अंदर कि जो वेव का सबसे फंडामेंटल काम होता है वो क्या होता है, एनर्जी को आगे ट्रांसफर करना। ठीक है, तो कोई भी किसी भी तरह की जो वेव होती है, चाहे वो मैकेनिकल वेव है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका सबसे बुनियादी फंडामेंटल, उसका जो बेसिक जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एनर्जी को आगे कैरी करना होता है। ये सबसे उसका बुनियादी काम होता है और हर तरह की वेव यही काम या वो करती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, एनर्जी को ट्रांसफर करती है। ठीक है, वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती है। वास्तव में एमसीक्यू में ये भी आ सकता है कि वेव ट्रांसफर, वेव जब प्रोपोगेट करती है तो कौन सी चीज़ या क्या ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो आंसर है मैटर, मैस, वो ट्रांसफर नहीं होता है। तो मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है जब भी वेव आगे प्रोपोगेट करती है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है डिटेल के साथ। तो 4 एमसीक्यूज का जवाब क्या होगा, एनर्जी होगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। 5वां एमसीक्यूज है कि कौन सा इनमें से मेथड है जो एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ऑप्शन है जी आपके पास, कंडक्शन है, रेडिएशन है, वेव मोशन है, ऑल ऑफ दीज है। इनमें से कौन सा वो ऑप्शन ठीक है जो क्या करता है, एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता है। तो अभी हमने प्रीवियस एमसीक्यू में पढ़ा था कि वेव का सबसे फंडामेंटल काम क्या होता है, एनर्जी को ट्रांसफर करना होता है। तो लिहाजा हमारा ये भी ऑप्शन ठीक होगा। लेकिन अगर हम आगे वाले ऑप्शन को देखें, रेडिएशन और वेव मोशन में, तो आपने ये देखा था कि क्लास 9 के अंदर, जब आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर, क्लास 9 चैप्टर नंबर 9, उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसमें आपने ये पढ़ा था कि जो एनर्जी को, वहाँ पे आपने जो एनर्जी पढ़ी थी वो हीट एनर्जी पढ़ी थी। ठीक है, तो हीट एनर्जी को आपने 3 तरह से जब वो ट्रांसफ़र करवाया था फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, पहले हमारे पास मेथड था कंडक्शन, अगर आपको याद हो, कंडक्शन, फिर हमने पढ़ा था कन्वेक्शन, और तीसरा मेथड है रेडिएशन। ठीक है, ये 3 मेथड्स एनर्जी को ही ट्रांसफ़र करवाते हैं। लेकिन वहाँ पे हमने चूँकि हीट एनर्जी को पढ़ा था, तो चूँकि हीट भी तो एनर्जी ही होती है, लिहाजा एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करवाना हो तो इन तीनों में से कोई एक मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये तीनों मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। और चौथा मेथड हमने पढ़ा है 10th क्लास में आके, वेव्स की शक्ल में, यानी कि जब वेव मोशन में होती है तो वेव का मोशन होना मतलब एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करना। इसका मतलब ये चारों मेथड जो हैं ये क्या हैं, वेव को, एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन चारों मेथड्स की मदद से हम एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो फिर ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसका मतलब ऑप्शन में हमारा कंडक्शन भी ठीक है, रेडिएशन भी ठीक है, वेव मोशन भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे ठीक है। कंडक्शन से भी हम एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करवाते हैं, रेडिएशन मतलब वेव की शक्ल में, ठीक है, जैसे हमारे सूरज से ज़मीन तक हीट एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी आती है, तो वो जो लाइट आ रही है, वो हीट आ रही है, वो सब की सब क्या है, रेडिएशन की फॉर्म में आती है, वेव की फॉर्म में आती है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमारे सारे ऑप्शन ठीक हो गए। तो 5वें एमसीक्यू का जवाब होगा डी, चौथा इसका ऑप्शन ठीक होगा। छठा है जी, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। कि वैक्यूम के अंदर जो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी सेम होती है, स्पीड सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, एम्पलीट्यूड सेम होता है, या वेवलेंथ सेम होती है। देखें, याद रखिएगा, जब तक भी कोई भी वेव जब तक एक ही मीडियम में ट्रैवल करती रहेगी, एक ही मीडियम के अंदर जब वो ट्रैवल करेगी, तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। तो अब अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा वेव की अगर हम बात करते हैं और उन दोनों वेव को हम एक ही मीडियम के अंदर मूव करवाएं, प्रोपोगेट करवाएं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास
हीट वेव्स हैं, हमारे पास लाइट वेव्स हैं, ठीक है, हीट वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, इसी तरह कोई और ले लें, रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो जब तक ये तीनों वेव एक ही मीडियम में ट्रैवल करती रहेंगी तो इनकी स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस स्पीड से ये वेव मूव कर रही होगी उसी स्पीड से ये वेव मूव कर रही होगी, उतनी ही स्पीड से ये वेव मूव कर रही होगी। और कितनी स्पीड से मूव कर रही होगी, वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो लाइट भी तो ईएम वेव ही होती है ना। तो जब तक कोई भी वेव एक ही मीडियम में रहेगी उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। तो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड, अगर हम ये वैक्यूम कंसिडर कर लें कि वैक्यूम के अंदर ये हीट वेव भी ट्रैवल कर रही हैं, लाइट वेव भी ट्रैवल कर रही हैं, रेडियो वेव भी ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, तो ये सब की सब क्या वो इनकी स्पीड कैसी होगी, सेम रहेगी, ठीक है। हाँ, एनर्जी में डिफरेंस हो सकता है, इसकी एनर्जी किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, किसी की वेवलेंथ ज़्यादा हो सकती है, किसी की वेवलेंथ कम हो सकती है, बट जो स्पीड है, स्पीड का जो ताल्लुक होता है वो मीडियम के साथ होता है। मीडियम चेंज, स्पीड चेंज, मीडियम सेम तो स्पीड भी कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है बच्चों। तो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर हम वैक्यूम के अंदर एक ही मीडियम के अंदर, सेम मीडियम के अंदर ट्रैवल करवाएंगे तो सबकी स्पीड बेटा कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो ऑप्शन बेटा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा स्पीड। सातवां एमसीक्यू था बेटा, अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस अ 25 कंप्लीट वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, ओके जी, हमारे पास एक रिपल टैंक है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रिपल टैंक है, ठीक है। इस रिपल टैंक के एक साइड पे हमने रिपल टैंक वाला आर्टिकल डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। उसके एक साइड पे क्या होता है, एक वाइब्रेटर लगा हुआ होता है। इस वाइब्रेटर की खास फ्रीक्वेंसी होती है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेटर मूव करेगा उतनी फ्रीक्वेंसी वाली वेव जब वो इस रिपल टैंक के अंदर क्या होगी बेटा, जनरेट होगी, ठीक हो गया। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है तो इसकी भी 5 होगी, तमाम वेव्स की फ्रीक्वेंसी। अगर इसकी 10 है तो वेव की फ्रीक्वेंसी 10 होगी, अगर इसकी 30 है तो इसकी भी 30 होगी वेव की फ्रीक्वेंसी। तो जो वाइब्रेटर है उसकी उसने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो कितनी है, 30 है, ठीक है, ओके। अब 25 वेव जब उसने बोला कि वो जनरेट हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर ऑफ वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितनी है, 25 है, ठीक है, 25 वेव हैं, और हर एक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 30 है। इन कंप्लीट वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तक वो जनरेट होती है, यानी कि 50 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक्चुअली एक तरह से उस रिपल टैंक की बेटा लंबाई है, ठीक है, लंबाई है। और वो 25 वेव यहाँ से यहाँ तक जा रही हैं। इसका मतलब कि 25 वेव ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो आंसर है जितना इस रिपल टैंक की लंबाई होगी, ठीक है। तो 25 वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रही हैं, वो इस रिपल टैंक की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही हैं। तो लिहाजा जो लेंथ है रिपल टैंक की, यही उन वेव्स का क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि जितनी इस रिपल टैंक की लंबाई होगी उतनी ही वेव जब वो आगे ट्रेवल कर पाएंगी ना, ठीक है ना। एक ना कमरे की लंबाई हमारे पास, फर्ज करें कमरा है, उसकी लंबाई है जी 6 मीटर है, तो आप उसमें मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं उस कमरे के अंदर, 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस रिपल टैंक की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है, तो वो जो 25 वेव हैं वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगी, वो भी इसी रिपल टैंक की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेंगी। तो 50 सेंटीमीटर ये एक तरह से क्या होता है, ये डिस्टेंस है जो कि उन 25 वेव ने क्या किया है, ट्रैवल किया है। ये बात ध्यान में रखिएगा। हमने मालूम करना है द वेलोसिटी ऑफ द वेव, एक वेव की हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, सिंगल वेव की वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो अब हम सिंगल वेव की जो वेलोसिटी है वो हम मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है एक वेव की वेलोसिटी मालूम करने का, वो होता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। या तो ऐसे हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी और लैम्डा चाहिए, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है लेकिन लैम्डा नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा पहले हम, फिर उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी मालूम करने का एक और फार्मूला भी है। वो हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी या स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब डिस्टेंस हमारे पास गिवन है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो हमारे पास है कितना है, 50 सेंटीमीटर का है। अब इसमें टाइम अगेन फिर हमारे पास नहीं है, फिर मसला बन गया कि हम कैसे उसकी स्पीड मालूम करेंगे। ओके, तो इसका हमारे पास हल क्या होगा, इसका हमारे पास हल होगा कि हम ये जो रिलेशन है उसको ज़रा गौर से देखिएगा, इस रिलेशन को जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक 25 वेव है, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो रिपल टैंक को कितनी वेव ने घेरा हुआ है, 25 वेव ने घेरा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 25 वेव है। यहां से लेकर यहां तक 25 वेव है, यानी कि उन 25 वेव की लंबाई के बराबर ये रिपल टैंक की लंबाई है। 25 वेव ऐसे फैली हुई हैं, 25 वेव ने 25 की 25 वेव ने पूरे रिपल टैंक को कवर किया हुआ है, और रिपल टैंक की लंबाई कितनी है,
50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर ये उस रिपल टैंक की लंबाई है। और इस 50 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आ रही हैं? 25 वेव आ रही हैं। इसका मतलब कि 25 वेव की जो लंबाई है वो रिपल टैंक की लंबाई के बराबर है। 25 वेव ने इस पूरे रिपल टैंक को घेरा हुआ है। तो 25 वेव ने जो घेरा हुआ है, मतलब कितना घेरा हुआ है? 50 सेंटीमीटर तक घेरा हुआ है। इट मीन्स के 25 जो वेव्स हैं, 25 वेव की लंबाई फिर कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर हो गई। ऐसे ही है, 25 वेव की लंबाई कितनी हो गई है? जितनी जब वो रिपल टैंक की लंबाई है, और रिपल टैंक की लंबाई कितनी है? वो 50 के बराबर है। इसका मतलब कि 25 वेव की लंबाई कितनी हो गई है? 50 सेंटीमीटर हो गई है। तो अगर 25 वेव की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो एक वेव की लंबाई किसके बराबर होगी? तो 25 को डिवाइड कर दो, तो 25 बटे 50 बटे 25 सेंटीमीटर आ गया। तो एक वेव की लंबाई कितनी आएगी? एक वेव की लंबाई हमारे पास आ गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 से कम 25, 25 दूना 50। जी, यहाँ तक बात हुई क्लियर? तो एक वेव की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास? 2 सेंटीमीटर आ गई। तो एक वेव की जो लंबाई होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं? वेवलेंथ का नाम देते हैं। क्लियर? तो मतलब कि जो वेवलेंथ है, 25 वेव की लंबाई 50 सेंटीमीटर, तो एक वेव की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास वेवलेंथ आ गई। अब अगर हमारे पास वेवलेंथ आ गई तो हम ये वाला जो फार्मूला है वेवलेंथ का वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉरी वैल्यू, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 30 है, और लैम्डा हमारे पास कितना है? वो है 2 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसलिए आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट मत कीजिएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी एक वेव की। उसने एक वेव ही पूछा था कि एक वेव की स्पीड बताइए कितनी होगी, तो एक वेव की स्पीड हमारे पास 60 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। तो ये ऑप्शन हमारा होगा 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि बी ऑप्शन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, कि वेव की वो कौन सी खसूसियत है जो बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उससे इंडिपेंडेंट होती है। अगर हम जानते हैं, हमारे पास फार्मूला है कि v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो ये एक वेव एक्विजन कहलाती है। उस वेव एक्विजन में उस वेव की जो वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ, ये आपस में रिलेट कर रही हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी स्पीड का जब वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन आप देख सकते हैं, स्पीड का आप वेवलेंथ के साथ आप रिलेशन देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी का आप वेवलेंथ के साथ रिलेशन देख सकते हैं, यानी कि इनका आपस में रिलेशन है। तो इस रिलेशन में, इस एक्विजन में कौन नहीं है? तो हम जानते हैं कि वो एम्पलीट्यूड नहीं है। यानी कि ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इन सब से क्या है? अलग है, ठीक है। इसका इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इनका आपस में कनेक्शन है, ठीक है। वी का, एफ का, लैम्डा का इनका आपस में कनेक्शन है, लेकिन इनका जब वो एम्पलीट्यूड के साथ कोई फिलहाल लिंक नहीं है। इसका मतलब कि वेव की जो एम्पलीट्यूड वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बाकी सबसे क्या है? अलग है, इंडिपेंडेंट होगी। लिहाजा हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, दैट इज एम्पलीट्यूड। फिर उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है जी, द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ ए वेव इज, कि वी एफ और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है? यस, वी बराबर एफ लैम्डा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके पास होगा वी बराबर एफ लैम्डा, तो वो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, ठीक है, वो आपके पास बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो कि साउंड वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, उसके एमसीक्यूज करते हैं, जिसमें से पहला एमसीक्यू है बच्चों, विच इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, कि इनमें से कौन सी वेव है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है? ऑप्शन में जो है साउंड वेव है, लाइट वेव है, रेडियो वेव है, वाटर वेव है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो साउंड वेव होती है, इसमें हमने चैप्टर में स्टडी किया था कि जब हमने साउंड का लॉन्गिट्यूडनल नेचर वेरीफाई किया था, ठीक है। तो जो साउंड है ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती है, और लॉन्गिट्यूडनल नेचर ही बेसिकली किसका होता है? साउंड का होता है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो साउंड है वो बेसिकली किस नेचर की होती है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही होती है उसी डायरेक्शन में जो वो ऑसिलेट करते हैं, ये हमने प्रूव किया था। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? साउंड वेव होगा। क्लियर? फिर उसके बाद हमारे पास है, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर, कि साउंड जो है वो अपने सोर्स से आपके कान की तरफ किस तरह ट्रैवल करती है। यस, तो हम जानते हैं कि जब हवा में से जब साउंड पास करती है, तो अगर मैं सुन रहा हूँ तो उसमें साउंड के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। प्रेशर भी बढ़ जाता है, पार्टिकल्स करीब करीब आ जाते हैं, प्रेशर रिलीज हो जाता है, पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं, फिर प्रेशर बढ़ता है, जिसको आप कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ता है, रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर कम हो जाता है, कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ता है, रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरह जो प्रेशर है उसके चेंजेस की वजह से क्या होता है? जो वेव है वो आगे प्रोपोगेट करती है, ठीक है। तो इस तरह जो सोर्स से हमारे कान की तरफ जो एयर है वो किस तरह प्रोपोगेट करती है? बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर, ठीक है। तो लिहाजा पहला ऑप्शन होगा बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर। तीसरा है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड, एनर्जी जो साउंड है ये किस किस्म की एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, थर्मल है, केमिकल है, किस तरह की है? तो यस, ये एक मैकेनिकल नेचर है। क्यों? मैकेनिकल के लिए आपको मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। तो साउंड को पास होने के लिए मीडियम चाहिए होता है, तो ऐसी वेव जो कि मीडियम डिपेंडेंट होती है उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो लिहाजा साउंड है इसका बिहेवियर मैकेनिकल होगा। सो ऑप्शन इज मैकेनिकल, मैकेनिकल फॉर्म की एनर्जी होती है। चौथा है, एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज,
कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो खलाबाज होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो लिंक्स का सहारा लेते हैं। क्यों लेते हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि नंबर ए, साउंड वेव्स ट्रैवल वेरी स्लोली इन स्पेस। ये जो साउंड है वो बहुत स्लो जब वो स्पेस में चलती है। साउंड वेव्स ट्रैवल वेरी फास्ट इन स्पेस, कि साउंड जब वो स्पेस में फास्ट चलती है। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस, साउंड वेव्स हैव लो फ्रीक्वेंसी इन स्पेस। तो हम जानते हैं कि जो साउंड होती है वो एक मैकेनिकल वेव है भाई। अगर मैकेनिकल वेव है उसको मीडियम चाहिए होता है, तो ये तो स्पेस के अंदर यानी कि वैक्यूम के अंदर ये तो ट्रैवल ही नहीं करती है। तो ऑप्शन क्या होगा कि वेव जो है वो स्पेस के अंदर चूंकि ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है, जिस वजह से जो खलाबाज होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो रेडियो लिंक्स का सहारा लेते हैं और अपने आपस में कम्युनिकेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करते हुए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो स्पेस में जब वो ट्रैवल कर जाती है उसको मीडियम नहीं चाहिए होता है। तो रेडियो लिंक जो बेसिकली क्या होता है, रेडियो लिंक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सहारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए से आपस में बात करना। तो साउंड जब वो वहाँ पर ट्रैवल करती नहीं है इसलिए वो रेडियो वेव्स का सहारा लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। पांचवा है द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स, कि जो लाउडनेस होती है वो सबसे ज़्यादा किसके साथ रिलेट करती है? ये आपने तीन तरह की जो डिपेंडेंस थी लाउडनेस की वो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, ठीक है, कि जो लाउडनेस है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, एरिया, उसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, उसके बाद था डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। तो अब ऑप्शन में इन लाउडनेस जो है वो इन सब के साथ गहरा कनेक्शन रखती है। तो लाउडनेस डिपेंड नहीं करती है, किस पे नहीं करती है? ना तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है, ना वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो लिहाजा ये तीन ऑप्शन तो गए, ठीक है। तो फिर किसके साथ रिलेट करती है? एम्पलीट्यूड के साथ रिलेट करती है। तो लिहाजा इसका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। फॉर अ नॉर्मल पर्सन, एक आम इंसान के लिए आइडियल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर अ साउंड वेव लाइज बिटवीन, कि एक आम जो इंसान है जिसके कान में कोई डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन है, तो वो हमारे कान की जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो बेसिकली पूछी गई है। तो हम जानते हैं कि वो कितनी होती है, वो होती है जी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। हम इस रेंज में कोई साउंड आएगी तो हम उसको सुन सकते हैं। इससे जो कम वाली आवाज़ है उसको हम सुन नहीं सकते हैं, और इससे जो ज़्यादा वाली आवाज़ है उसको भी हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो बीच वाली जो साउंड है हम उसको ही सुन सकते हैं। तो लिहाजा ये जो रेंज कहलाती है ये आइडियल फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाती है। इससे बाहर चले जाएंगे तो वो अल्ट्रा बन जाएगी, अल्ट्रासोनिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसके पीछे आए तो वो बनेंगे इंफ्रा साउंड कहलाएंगे, जो कि हम सुन नहीं पाते हैं। तो 20 से कम वाली जो आवाज़ है उसको इंफ्रा साउंड कहते हैं, जो कि हम सुन नहीं सकते हैं। और 20 किलो हर्ट्ज से जो ज़्यादा वाली आवाज़ होती है वो होती है अल्ट्रा होती है, उसको भी हम सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो बीच वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, इसी को हम जब सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन है जिसमें बी, ठीक है, 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज इंक्रीज्ड, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो साउंड वेव्स की बढ़ा दी जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, इनमें से कौन सा डिक्रीज होगा? ऑप्शन में आपको दिया गया है वेवलेंथ दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है और एम्पलीट्यूड दिया गया है। सवाल यह है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं? इंक्रीज कर दें, ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन होता है और फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन होता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे ये दोनों चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमने 1 सेकंड में हमने वेव्स को ऐसे क्या किया है? नोट किया है। फिर हमने 1 सेकंड में और एक वेव को जब वो नोट किया तो कुछ इस तरह से हमें मिला। फिर 1 सेकंड में हमने और वेव को जब वो नोट किया तो हमें कुछ इस तरह से मिला। ओके, अब अगर आप गौर से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है वेवलेंथ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या होगा? वेवलेंथ होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या होगा? वेवलेंथ होगा। आप देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये एक ही सेकंड में ली गई वेव्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ वेव है, एक ही सेकंड में ली गई हैं, जिनका एम्पलीट्यूड मैंने तकरीबन सेम रखने की कोशिश की है। तो एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है इन तीनों का? वेवलेंथ डिफरेंट है। इसका सबसे ज़्यादा है, इसका उससे कम हो गया, इसका सबसे कम हो गया। तो अगर आप वेवलेंथ को देखें तो वेवलेंथ क्या हो रही है? वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। लेकिन वेवलेंथ के डिक्रीज होने के साथ साथ एक फैक्टर जो कि बढ़ रहा है, वो कौन सा बढ़ रहा है? यस, वो है फ्रीक्वेंसी। जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। इसमें 1 सेकंड में वेव को आप नोट कर लें कितनी वेव है? 1 है, 2 वेव है। इसमें देखें 1 2 3 4 वेव है। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 2 वेव हैं, इसमें हमारे पास जब वो 3 वेव हैं, इसमें 7 वेव हैं। तो फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। इसमें वाइब्रेशन 1 सेकंड में कितनी हो रही है? 2 हो रही हैं। इसमें वाइब्रेशन 1 सेकंड में कितनी हो रही है? 3 हो रही हैं। इसमें वाइब्रेशन 1 सेकंड में कितनी हो रही है? 7 हो रही हैं। तो मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ रही हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जिससे वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो वेवलेंथ का क्या होगा? कम होगी, मतलब चेंज हो जाएगी। अब इसी के साथ टाइम पीरियड को देखें। टाइम पीरियड क्या होता है?
कि वो टाइम जो एक वेव मुकम्मल करने में लगता है, ठीक है, वो टाइम जो एक एक वाइब्रेशन होने में लगता है, ठीक है। तो एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। अब जरा गौर से देखें कि जो टाइम पीरियड है इस वेव का कैसा है, इस वेव का टाइम पीरियड क्या होगा। देखें टाइम पीरियड है, एक वेव आई, एक वेव है, वो ऐसे 2 सेकंड लेती है। फर्ज करो उसने जब वो एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में कितना टाइम लिया, उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में फर्ज करें एक वेव 2 सेकंड ले रही है। अब एक और वेव है, वो बड़ी जल्दी से अपना वो जो एक चक्कर है वो मुकम्मल कर लेती है। तो जब वो जल्दी जल्दी अपना चक्कर मुकम्मल करेगी तो जल्दी जल्दी मतलब टाइम कैसा हो जाएगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये वेव जल्दी जल्दी बन रही है, ठीक है। तो अगर जल्दी जल्दी वेव्स बन रही हैं तो टाइम कैसा लेंगी, कम के ज्यादा, यस वो कम टाइम लेंगी। इसका मतलब कि जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब वाइब्रेशन जब वो तेज होगी। अगर वाइब्रेशन जब वो आस्ता आस्ता हो रही है तो वो ज्यादा टाइम लगा रही है, आस्ता आस्ता हो रही है मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी जब वो ज्यादा है तो टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम पीरियड मतलब कि वो जल्दी जल्दी अपना चक्कर मुकम्मल कर रही है, वेव जल्दी जल्दी वेव्स बन रही हैं। तो जिस तरह से जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दैट इज डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से ये दोनों फैक्टर चेंज हो जाएंगे और दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन में होगा कि वेवलेंथ और टाइम पीरियड ये जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे दोनों। एम्पलीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखें इन तीनों के अंदर जो मैंने एम्पलीट्यूड बनाया था वो कैसा था, सेम बनाया था। तो एम्पलीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इफेक्ट पड़ रहा है एक तो टाइम पीरियड के ऊपर, दूसरा नंबर ऑफ वेव्स के ऊपर, सॉरी वेवलेंथ के ऊपर। तो ये दो फैक्टर जब आपके चेंज होंगे, डिक्रीज होंगे फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से। स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के करते हैं एमसीक्यूज। जिसमें पहला एमसीक्यू था जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी बेटा लाइट रिफ्रैक्ट होती है, जैसे रिफ्रैक्ट में क्या था कि वो अपना मीडियम चेंज करती है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ या तो वो बेंड हो जाएगी या वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी कि रिफ्रैक्ट होगी। अच्छा, रिफ्रैक्शन में क्या चेंज नहीं होता है, पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन में चेंज क्या होता है। देखें रिफ्रैक्शन में एक तो उसने अपना मीडियम चेंज किया, जब भी मीडियम चेंज होगी नंबर वन स्पीड चेंज हो जाएगी, हमने पढ़ा था, ठीक है। जब स्पीड का जो ताल्लुक है वो मीडियम के साथ होता है, तो स्पीड चेंज हो जाएगी जब मीडियम चेंज होगा। तो रिफ्रैक्शन के अंदर तो लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, तो अगर मीडियम चेंज होगा रिफ्रैक्शन में तो स्पीड चेंज हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अगर मिसाल के तौर पर अगर हम फ्रीक्वेंसी को फिलहाल कांस्टेंट मान लें तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रिफ्रैक्शन के दौरान वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ जब वो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो तीन चीजें चेंज हो जाएंगी, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। लेकिन डायरेक्शन चेंज तब होगी अगर वो किसी एंगल पे आ रही है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो हम जब भी डिस्कशन करते हैं तो रिफ्रैक्शन के लिए हम लाइट को किसी एंगल पे ही फॉल करते हैं, ओके। तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी उसकी। क्या चेंज नहीं होगा, देखें उसका कलर चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हमने एक ग्रीन लेजर लाइट को हमने यहाँ से फॉल करवाया, हवा से वो पानी में गई, तो क्या पानी में जाते वो रेड बन जाएगी, क्या वो येलो बन जाएगी, अपना कलर चेंज कर लेगी, आंसर है नो। तो अगर वो एयर में भी ग्रीन है तो वाटर में भी ग्रीन रहेगी, अगर वो एयर में रेड है तो यहाँ पे भी रेड रहेगी। मतलब जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। तो कलर का जो ताल्लुक होता है बेटा वो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के साथ उसका ताल्लुक होता है, और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक होता है उस वेव के प्रोड्यूस करने वाले सोर्स के ऊपर। अगर सोर्स अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा तो वेव अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी, अदरवाइज उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो, या कोई भी फिनोमिना हो रहा हो तो क्या चेंज नहीं होता है उस वेव का, तो आंसर है उस वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो लाइट के मामलात में जो फ्रीक्वेंसी है वो कलर डिसाइड करती है, ठीक है। हर फ्रीक्वेंसी हर कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होती है। तो लिहाजा रेड की फ्रीक्वेंसी और है, ग्रीन की और है, येलो की और है, ब्राउन की और है, एटसेट्रा। इसका मतलब कि अगर लाइट हम यहाँ से फाल करेंगे तो अपना वो कलर चेंज नहीं करेगी, अपनी वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। तो लिहाजा रिफ्रैक्शन के दौरान कौन चेंज नहीं होगा, यस। तो रिफ्रैक्शन के दौरान बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। दूसरा एमसीक्यू जाके अ कन्वर्जिंग मिरर with the radius of 20 cm creates a real image 30 cm from the mirror। हमारे पास एक कन्वर्जिंग मिरर है, ये हमारे पास एक कन्वर्जिंग मिरर है। और कन्वर्जिंग मिरर हम जानते हैं कि ये हमारे पास होता है एक स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट होता है। अब इसमें उसने कन्वर्जिंग मिरर का रेडियस दिया हुआ है। रेडियस क्या होता है कि सेंटर से लेकर जब वो यहाँ तक का जो फासला होता है वो रेडियस होता है। ये उसने आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रेडियस 20 सेंटीमीटर है, रेडियस आपके पास है 20 सेंटीमीटर। अब रेडियस दिया हुआ है, इससे हम फोकल लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल लेंथ के साथ ये रिलेशन होता है r/f/2, ठीक है। सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ बराबर है r/2। अब r आपको दिया हुआ है 20 है,
20/2 तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ बेटा आपके पास कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, उसके बाद उसने बोला था क्रिएट्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। वो 30 सेंटीमीटर दूर एक रियल इमेज भी बनाता है, यानी कि ये आ गया जी पोजीशन ऑफ द इमेज जो कि 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रहा है, यानी कि इमेज की लोकेशन उसने आपको बता दी है। मालूम करना है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी मालूम करना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है ये हमारे पास होता है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का हम हाफ कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ बन जाएगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है जिसका इमेज 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है वो हमने मालूम करना है। तो फार्मूला हम जानते हैं कि 1/f बराबर है 1/p प्लस 1/q। अब आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है तो इसको कर दें एक तरफ, बाकी सब कर दें एक तरफ, तो ये बन जाएगा 1/f माइनस 1/q। अब इसमें बेटा वैल्यूज पुट कर ली। ठीक है, एफ और क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, F10 है Q30 है। तो इसको आप जब वो पुट करेंगे F10 है माइनस Q30 है, इसका आप ले लें एलसीएम। एलसीएम इसका आ जाएगा 10 30 आ जाएगा, ये 10 से कैंसिल हो गया 30 माइनस 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी इसका आपका आंसर आएगा वो आप इसको देख लेना कि इसका आंसर क्या आएगा 20/10 मल्टीप्लाई बाई 30, ये इससे कैंसिल हो गया 2.10 15। तो 1/p इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, तो अब इसको आप इसका आप रेसिप्रोकल ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पी किसके बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसको जल्दी जल्दी कर दिया टाइम बचाने की खातर। तो 15 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई। ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा होगा 15 सेंटीमीटर दूर पड़ा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन है 5 है, बी 7/5 है, सी है 15। ठीक है, सी इसका ऑप्शन होगा 15। अब इसने साथ में माइनस लगाया हुआ है, तो माइनस वैसे लगाना नहीं चाहिए था उसको, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा बेटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लिहाजा हमारे पास आंसर पॉजिटिव ही आया है। तो बुक में उसने माइनस लिखा हुआ है तो इसे घबराइए मत, वो माइनस आप इग्नोर कर दें। ठीक है, तीसरा है जी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर। यस, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा हुआ है। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ हो, सेंटर पे पड़ा हुआ हो, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा, ये सवाल है। तो ये मैंने, अगर आपको लेक्चर याद हो तो मैंने कनकेव मिरर की आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ाई थी। तो कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन में एक हमने फॉर्मेशन पढ़ी थी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बेटा सेंटर पर लोकेट कर दें और इसका जो इमेज है वो भी सेंटर पर ही बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, यहाँ से हम दो रेज को निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको निकाल कर दे देता हूँ। ये हमारे पास है एफ है जी इसका। ठीक है, एफ फोकस है। दो रेज हम यहाँ से निकालेंगे। पहली रे हम निकालते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरेगी, वो गुजरेगी फोकस से। ठीक हो गया, उसके बाद दूसरी रे हमने निकालनी है, दूसरी रे हम निकालेंगे फोकस से। तो दूसरी रे हम निकालेंगे फोकस से, और दूसरी रे जो कि फोकस में से गुजरती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ऐसे। अब जहाँ पे दोनों रेज मिलती हैं वो ही पॉइंट क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जहाँ पे दोनों रेज मीट कर रही हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास आ गया इमेज। अब आप गौर से देखें कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे पड़ा हुआ था, सी पे पड़ा हुआ था, यानी कि सेंटर पे पड़ा हुआ था, और जो इमेज है वो भी कहाँ पे बना, वो भी सेंटर पर ही बना। इसका मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर के सेंटर पे पड़ा हुआ हो तो उसका जो इमेज है वो भी कहाँ पर बनेगा, सेंटर पे ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो ऑप्शन में पहला था आउट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आंसर नो, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस, ये बी ऑप्शन होगा बेटा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है वो कन्वेक्स मिरर के सामने, कन्वेक्स मिरर के सामने 14 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है, ये आ गया पी। द इमेज इज 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। जो इमेज है वो कितनी दूर बन रहा है, 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है। तो बिहाइंड द मिरर के लिए जो क्यू होता है वो हमने सोचा हुआ कि नेगेटिव है, वो हमने माना हुआ कि नेगेटिव है। ये हमने साइन कन्वेंशन में, अगर आपको याद हो वो लेक्चर आप देख लें, तो उसमें हमने साइन कन्वेंशन में देखा था कि जो वर्चुअल इमेज होता है ना, जब इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है तो उस केस में जो क्यू होता है बेटा वो कैसा लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ बेटा आपको मालूम करनी है तो यस लगाएं यही फार्मूला। ठीक है जी, तो फोकल लेंथ हमने मालूम करनी है 1/f बराबर है 1/p। पी हमारे पास कितना है 14 है, प्लस क्यू कितना है -5.8। ओके जी, इसका एलसीएम ले लें। अब ये ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे माइनस यहाँ पे पुट कर देता हूँ। इसका आप बेटा एलसीएम लेंगे 14 मल्टीप्लाई बाई 5.8, यहाँ पर आ जाएगा 5.8 आ जाएगा, -14 आ जाएगा। अब आप इसका सॉल्व करें। ठीक है, तो 1/f का जो भी जवाब आएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है,
ये ऊपर आएगा तकरीबन माइनस कितना आएगा 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा 8, 8.2 आ गया, ठीक है। 5.8 में से 14 में से 5.8 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा -8.2 आ जाएगा। अब नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आएगा आपका नीचे मल्टीप्लाई करके उसको लिख लें। अब आप इसको इसको रेसिप्रोकल इसका इन्वर्ट कर दें, ठीक है जी। 14 मल्टीप्लाई बाई 5.8 ओवर 8.2। अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा -19.90 समथिंग आएगा ऐसे, ठीक है, सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आएगी बेटा 9.9, -9 माइनस में आनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मिरर है वो बेटा कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, लिहाजा जवाब में नेगेटिव आना चाहिए। अब मैंने इसको वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है, वैल्यूज पुट करके इसको आप सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा आपके पास जो फोकल लेंथ है वो माइनस में आएगी। तो ऑप्शन हमारे पास क्या होगा बेटा -9.9 सेंटीमीटर। पांचवा एमसीक्यू द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन, यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ कि n इज इक्वल टू, जो जनरल फार्मूला है वो होता है c अपॉन v। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट। ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, हवा में, और ये स्पीड ऑफ लाइट होती है मीडियम में। ये दोनों जगह स्पीड है, तो लिहाजा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लाइट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन होगा बेटा इसका बी, द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक हो गया। रिफ्रैक्शन जो है वो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की स्पीड पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है छठा एमसीक्यू है, विच ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन। कि कन्वेक्स लेंस जो है वो स्क्रीन के ऊपर कौन सा इमेज बनाता है। कन्वेक्स लेंस जो कि दोनों साइड पे कर्व्ड होता है, ये स्क्रीन के ऊपर किस तरह का इमेज बनाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर इमेज हमेशा बेटा कौन सा बनता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर हमेशा ही इमेज रियल बनता है। ठीक है, रियल इमेज को ही हम स्क्रीन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज की हमें लोकेशन का नहीं पता होता कि वो कहां पर बनेगा, लेकिन रियल इमेज का पता होता है कि वो कहां पर बनेगा। तो वो जहां पर बनेगा हम वहां पे क्या कर देते हैं, एक स्क्रीन रख देते हैं, और उस स्क्रीन के ऊपर जब वो क्या हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज छप जाता है। इसका मतलब कि जो कन्वेक्स लेंस है वो स्क्रीन के ऊपर इमेज बना सकता है, और स्क्रीन पर बनने वाला इमेज कैसा होता है, नेचर वाइज रियल होता है। और रियल इमेज की निशानी क्या होती है कि हमेशा कैसा आपको मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। ठीक हो गया। और इन्वर्टेड इमेज है वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, स्मॉल इन साइज होगा। तो ये आपका जो कन्वेक्स लेंस जो है वो स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह के इमेजेस बना के देगा, रियल बना के देगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, और वो दिखने में साइज में कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। तो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में जी इन्वर्टेड एंड रियल है, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल है, अपराइट एंड रियल है, अपराइट एंड वर्चुअल है। नो, इसका ए ऑप्शन होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सातवां एमसीक्यू था जी, विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस दैट इज, ये आपका कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, ऑफ ह्यूमन आई। यस, आंख का जो लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो वो कहता है किस तरह का इमेज बनाता है, इफ इट व्यूज आर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर इंसानी आंख का जो लेंस है वो दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो उसका इमेज रेटिना के ऊपर, ये हमारे पास रेटिना है, तो ये आंख का लेंस है, तो दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को ये लेंस जो है वो स्क्रीन के ऊपर किस तरह का दिखाएगा। तो हम जानते हैं कि जो इंसानी आंख होती है वो एक कैमरे की तरह काम करती है। ठीक है, तो दूर से पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत छोटा दिखाई देगा। क्यों? वो एंगल कैसा बनाता है, बहुत छोटा बनाता है। तो सबसे पहली बात कि दूर पड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कैसा दिखाई देगा, डिमिनिश दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। ठीक है ना, आप किसी दूर पड़े चीज को आप देखते हैं तो वो आपको कैसे दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। जैसे जहाज है, एरोप्लेन है, वो अगर जमीन पे हो तो बड़ा दिखाई देगा, अगर वो ऐसे आसमान पे उड़ रहा हो तो फिर आपको कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपके आंख के साथ जो एंगल बनता है वो छोटा एंगल बनाता है वो ऑब्जेक्ट, जिस तरह से वो आपको छोटा दिखाई देता है। ओके, तो पहली चीज आपको कैसी दिखाई देगी, वो ऑब्जेक्ट दूर से छोटी दिखाई देगी। और चूंकि जो आंख है वो स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज बनाएगी, रेटिना के ऊपर इमेज बनाएगी स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन के ऊपर इमेज जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, रियल होता है। यस, तो हमें एक रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज नेचर वाइज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। यस, इन्वर्टेड होगा। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में जी हमारे पास पहला है रियल इरेक्ट सेम साइज, नो। दूसरा है रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, यस ये वाला होगा, बी ऑप्शन होगा, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। बात समझ में आ रही है। आठवां एमसीक्यू था, इमेज फाउंड बाय अ कैमरा। लो सेम बात आ गई, कैमरा जो है वो बिल्कुल आंख की तरह काम करता है, तो जो प्रॉपर्टीज आंख की होती हैं इमेज बनाने के लिए, वैसे ही बिहेवियर कैमरे का लेंस होता है। तो कैमरा जो है वो बिल्कुल हमें छोटा इमेज बना के देता है, रियल इमेज बना के देता है, इन्वर्टेड इमेज बना के देता है। तो सेम ऑप्शन उसके भी यही होंगे, ए ऑप्शन होगा, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। उसके बाद सेकंड लास्ट एमसीक्यू है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यस, कि अगर हमारे पास एक रे है, वो ये हमारे पास फर्ज करें ग्लास है, और ऊपर हमारे पास एयर है, तो वो ग्लास से एयर में जा रही है, किस तरह जा रही है कि ये हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है
ये कैसा है, ये ग्रेटर देन कैसा हो गया है, सी से बड़ा हो गया है। और हम जानते हैं कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से यानी कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो रे जब वो वापस पहले वाले मीडियम में आना शुरू हो जाती है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाती है। और इस रिफ्लेक्शन को हमने क्या नाम दिया था, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लाइट क्या होगी, वो वापस पहले वाले मीडियम में आ जाएगी। क्या करेगी, सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगी, बाहर नहीं जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ना ही उसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर जाएगा। वो सारी की सारी लाइट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम 99% जब वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ऑप्शन में क्या है, रिफ्रैक्ट ओनली, रिफ्लेक्ट ओनली, पार्शियली रिफ्रैक्ट एंड पार्शियली रिफ्लेक्ट, डिफ्रैक्ट ओनली। तो ऑप्शन इसका बी होगा, रिफ्लेक्ट ओनली। लास्ट एमसीक्यू था जी, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज 48.8 डिग्री। ठीक हो गया कि पानी से हवा में, पानी से, ठीक है, H2O से एयर में एक लाइट जा रही है और वो वाटर इनटू एन एयर इज 48.8 डिग्रीज। ठीक है जी, 48.8 डिग्रीज क्या है, ये उसका क्रिटिकल एंगल होता है पानी का। ठीक है, पानी का 48.8 डिग्री जो है वो एक उसका क्रिटिकल एंगल होता है। अच्छा, दिस मीन दैट ऑल लाइट रेज विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन दिस एंगल विल बी, कहते हैं पानी का जो है वो क्रिटिकल एंगल 48.8 डिग्री है। अगर लाइट रेज, तमाम लाइट रेज जो हैं वो इस 48.8 डिग्री से, यानी कि अगर फर्ज करें ये हमारे पास है 48.8 डिग्री जो कि सी है, अगर हम तमाम लाइट रेज इस सी से ज़्यादा एंगल पे फॉल करवाएं, दैट इज इस एंगल पे फॉल करवाएं, यहाँ पे ऐसे फॉल करवाएं, ऐसे फॉल करवाएं, ये तमाम रेज क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे पहले वाले मीडियम में, वापस आ जाएंगे पहले वाले मीडियम में, वापस आ जाएंगे पहले वाले मीडियम में, राइट। तो क्रिटिकल एंगल से जब भी हम ज़्यादा एंगल पे रेज को फॉल करवाएंगे तो क्या होगा, टोटली रिफ्लेक्टिंग हो जाएंगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शुरू हो जाएगा और तमाम की तमाम रेज वापस पहले वाले मीडियम में आ जाएंगी। इसका ऑप्शन होगा, पहला है एब्जॉर्ब, जो कि नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। दूसरा है टोटली रिफ्लेक्टेड, यस ये होगा टोटली रिफ्लेक्टेड।